हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है लवली हॉरेबली। ये एक हॉरर कॉमेडी रोमांस सुपरनैचुरल ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.2 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 16 है। और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ड्रामास और देखने को मिले। तो कहानी शुरू होती है एक भूतिया जंगल से, जहाँ पर एक ज्योतिषी एक फैमिली को लेकर आता है। तो वो ज्योतिषी इल्सुन की फैमिली को फ्लिप की मॉम से मिलवाती है। तो फ्लिप की मॉम उस फैमिली को कहती है, मैंने आपको जो लाने को कहा था क्या आप वो लेकर आई हैं? तो इल्सुन की माँ फ्लिप की मॉम को इल्सुन की जन्म कुंडली देती है। तो फ्लिप की मॉम इल्सुन की कुंडली देखती है तो वो कुंडली देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लिप का बीमार होता है और उसकी कुंडली में दोष भी होता है कि वो बहुत जल्द मर जाएगा। तो ज्योतिषी फ्लिप के मॉम को कहता है, क्या तुम अपने बेटे को इसी तरह मरते हुए देखोगी? क्या इसके लिए तुम कुछ भी नहीं करोगी? तो फ्लिप की मॉम कहती है मेरे बेटे की किस्मत बहुत ही खराब है, भगवान किसी को भी ऐसी किस्मत ना दे। तो ज्योतिषी कहता है, मेरे पास एक उपाय है तुम्हारे बच्चे को बचाने का। तुम अपने बच्चे का भाग किसी ऐसे बच्चे के भाग से बदल दो जिसकी जन्म कुंडली तुम्हारे बेटे के जन्म कुंडली से मिलती हो, तब शायद तुम्हारे बेटे का भाग्य बदल जाएगा और तुम्हारा बेटा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो फ्लिप की मॉम कहती है, मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किसी और के बच्चे के साथ नहीं खेल सकती, मैं उसका भाग्य चुराकर अपने बेटे के भाग्य में नहीं डाल सकती। तो ज्योतिषी कहता है, तुम्हारे पास बस यही रास्ता है अपने बेटे को बचाने का, और जैसे ही तुम अपने बेटे का भाग्य उस बच्चे के भाग्य से बदलोगी तो उस बच्चे के साथ हमेशा बुरा ही होता रहेगा और तुम्हारे बच्चे के साथ हमेशा अच्छा ही होता रहेगा और उन दोनों बच्चे की किस्मत उल्टी हो जाएगी, एक की किस्मत अच्छी होगी और दूसरे की बुरी। और एक बात याद रखना, जिस बच्चे का तुम भाग्य चुराओगी उस बच्चे को अपने बच्चे से कभी भी मिलने मत देना। लेकिन अगर ये दोनों कहीं किसी मोड़ पर मिले तो इसका मतलब इनकी किस्मत ही इन्हें मिलाना चाहती है और उसके बाद इन दोनों की जिंदगी में क्या होगा इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि ये दोनों कभी भी ना मिले। तो फ्लिप की मॉम अपने बच्चे की हालत देखकर हामी भर देती है और कहती है, ठीक है, आप ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसकी किस्मत मेरे बेटे से मिलती हो। आगे प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो ज्योतिषी सेम फ्लिप की कुंडली जैसी इल्सुन की कुंडली लाता है और उन दोनों की कुंडली को फ्लिप की मॉम मैच करती है तो दोनों की कुंडली मिल जाती है। तो फ्लिप की मॉम अपने बेटे की तरफ देखती है कि तभी इल्सुन के पापा फ्लिप की मॉम से पूछते हैं, क्या सच में मेरी बेटी के जन्म कुंडली में कोई दोष है? कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी के भाग्य में दोष है, क्या ये बात सच है? तो फिलिप की मॉम उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती और कहती है, आपकी बेटी का भाग्य बहुत ही अच्छा है, बस हमें एक छोटी सी पूजा करनी होगी जिससे आपकी बेटी का भाग्य बदल जाएगा और वो हमेशा खुश रहेगी। तो इल्सुन की फैमिली पूजा के लिए मान जाती है। आगे फिलिप की मॉम एक मूर्ति के सामने खूब डांस करती है और जादू टोना करती है। इधर फिलिप इल्सुन के लॉकेट को देखता है क्योंकि वो लॉकेट बहुत ही अजीब होता है। तो इल्सुन कहती है, ये लॉकेट सेब के पेड़ से बना हुआ है और मुझे मेरे बड़ों ने कहा है इस लॉकेट को गले से नहीं उतारना, इसलिए मैं इसे कभी भी गले से नहीं उतारती। आगे वो दोनों साथ में मिलकर गेम खेलने लगते हैं। आगे फिलिप की मॉम और फिलिप भूतिया जंगल से अपनी घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो फिलिप अपनी माँ से पूछता है, माँ आपने आज भी भूत देखा ना? तो आपने क्या भूत से नहीं कहा कि वो मुझे ठीक कर दे और पापा हमें पीने के बाद ना मारे? वैसे माँ भूत कैसे दिखते हैं? तो फिलिप की मॉम फिलिप को कहती है, आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, इस दुनिया में भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती और तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। और ये कहकर फिलिप की मॉम फिलिप को गले लगा लेती है। तो फिलिप के हाथ में वही लॉकेट होता है जो इल्सुन के गले में होता है, पर फिलिप ने वो लॉकेट कैसे लिया होता है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। आगे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और इल्सुन की किस्मत फिलिप के पास आ जाती है और फिलिप जो भी काम करता है उसमें सफल होता है और वही इल्सुन कोई भी काम करती है उसमें असफल ही होती है। आगे वो दोनों एक मोड़ पर टकराते हैं पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे फिलिप की किस्मत इतनी चमकती है कि वो एक बड़ा एक्टर बन जाता है और उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं। और इल्सुन की ऐसी फूटी किस्मत होती है कि वो कोई भी काम करने जाती है उस काम में उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। और इल्सुन एक राइटर होती है और वो बहुत सारे
सारे ड्रामास लिखती है पर एक भी ड्रामास उसका सिलेक्ट नहीं होता और बेचारी की फूटी किस्मत वो जब भी जहाँ भी जाती है हमेशा गिरती पड़ती ही रहती है। तो इल्सुन अपनी ऐसी फूटी किस्मत से बहुत ही परेशान होती है। आगे इल्सुन का बॉयफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि इल्सुन की वजह से उसकी लाइफ में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे होते हैं और एक एक्सीडेंट में तो उसकी जान जाते जाते बची होती है। और इल्सुन का बॉयफ्रेंड इल्सुन की बहुत बेइज्जती भी करता है और कहता है तुम फटीचर की तरह रहती हो, ना तुम कभी अपने बाल धोती हो और ना ही अपने आप को मेंटेन रखती हो, तुम काम के चक्कर में सब कुछ भुला देती हो। इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर फ्यूचर में तुम कभी कोई बॉयफ्रेंड बनाओ तो सबसे पहले अपने आप को ठीक कर लेना और खासकर अपने हुलिये को, समझी। और ये कहकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तो इल्सुन अपनी फूटी किस्मत पर रोते हुए जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो फिर से गिर जाती है और अपनी फूटी किस्मत को कोसती है। इधर फिलिप एक ड्रामा कंप्लीट करके कोरिया वापस आता है तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे रिपोर्टर उसका स्वागत करते हैं। वेल उसी एयरपोर्ट पर हमारा सेकंड मेन लीड ली सेंग भी होता है। तो ली सेंग जैसे ही फिलिप को देखता है तो उसके पीछे उसे ब्लैक शैडो दिखता है। तो वो ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। आगे फिलिप अपने सेक्रेटरी के साथ घर जा रहा होता है तो फिलिप को बहुत भूख लगी हुई होती है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है तुम अभी खाना नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हें अपना फिगर मेंटेन करना होगा। आगे फिलिप को एक अनजान लड़की मैसेज करती है और कहती है मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आपकी जान खतरे में है। तो फिलिप जैसे ही उस मैसेज को देखता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है देखो फिर से इसने मुझे मैसेज किया। तो कांगते कहता है मैंने तो तुम्हारा नंबर अभी अभी चेंज किया है ना, फिर उसे तुम्हारा नंबर कैसे मिल गया? तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कोई पागल फैन होगा जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कि तभी फिलिप की गर्लफ्रेंड योना जो सेकंड फीमेल लीड होती है वो फिलिप को कॉल करती है और उससे उसका हालचाल पूछती है और कहती है मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आने ही वाली थी पर मुझे कुछ काम आ गया, तुम जल्दी से घर आ जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? और ये कहकर योना कॉल कट कर देती है। कि तभी उसकी एक कलीग उसे एक बुक लाकर देती है। तो योना जैसे उस बुक को खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि हमें नहीं मिलना चाहिए। तो योना जैसे ही वो पढ़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और अपने कलीग से पूछती है ये बुक तुम्हें किसने दिया? तो वो कलीग कहती है मुझे नहीं पता पर वो बाहर ही है। तो योना उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है पर वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिलती। इधर फिलिप का ड्राइवर फिलिप से उसके माता पिता के बारे में पूछता है क्योंकि उसके माता पिता के बारे में आज तक कोई नहीं जानता। तो कांगते उस ड्राइवर को कहता है तुम यहाँ पर काम करने आए हो तो अपने काम पर ध्यान दो, समझे? तो बेचारा ड्राइवर चुप हो जाता है लेकिन फिलिप सैड हो जाता है अपनी फैमिली का नाम सुनकर। इधर यून योंग एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रही होती है क्योंकि यून योंग एक राइटर होती है और उसके बहुत सारे ड्रामा भी हिट हुए होते हैं। तो वो रिपोर्टर यून योंग को कहती है मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये सारे आपने नहीं बल्कि किसी और ने लिखे हैं और आप उस राइटर का नाम छुपा रही हैं, क्या ये बात सच है? तो यून योंग को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है लोग तो इसी तरह की बातें बनाएंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपके पीछे ऐसे ही बातें बनाते हैं, इसलिए आप बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और आज का इंटरव्यू यहीं पर खत्म करते हैं। तो वो रिपोर्टर वहाँ से चली जाती है। इधर कांगते फिलिप्स को यून योंग के पास मीटिंग करवाने के लिए लेकर आता है। तो फिलिप्स जैसे ही यून योंग को देखता है तो उसका पारा पूरी तरह चढ़ जाता है और वो कांगते को कहता है तुम इसके साथ मुझे मीटिंग करवाने के लिए लेकर आए हो, मैं इसके साथ मीटिंग नहीं करूंगा। और फिलिप वहाँ से जाने लगता है तो कांगते फिलिप्स को रोकता है और कहता है उसने हमें देख लिया है, तुम अगर इस तरह चले जाओगे तो उसे बुरा लगेगा। तो फिलिप्स कहता है उसे बुरा लगे या अच्छा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके साथ मीटिंग नहीं करूंगा और ना ही उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। और ये कहकर फिलिप्स वहाँ से जाने लगता है। तो कांगते जबरदस्ती फिलिप्स को यून योंग के पास लेकर जाता है। आगे यून योंग फिलिप्स को एक हॉरर ड्रामा का ऑफर देती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस ड्रामा के मेन लीड बनो। तो फिलिप यून योंग के मुंह पर ही मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। और फिलिप यून योंग को बहुत बुरा भला भी कहता है। वेल यून योंग और फिलिप्स की क्या स्टोरी है वो तो आपको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। आखिरकार फिलिप्स यून योंग से इतनी नफरत क्यों करता है और उसका नाम सुनते ही उसे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। आगे यून योंग को भी फिलिप्स पर बहुत गुस्सा आता है और वो फिलिप्स पर अटैक ही करने वाली होती है कि वो सडनली केक पर ही गिर जाती है। क्योंकि फिलिप का भाग बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर कोई भी उसके साथ बुरा करना चाहता है तो उल्टा उसके साथ ही बुरा हो जाता है और फिलिप्स बेचारा बच जाता है। तो फिलिप्स यून योंग की ऐसी हालत पर खूब हंसता है। तो यून योंग को फिलिप्स पर बहुत गुस्सा आता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। तो कांगते फिलिप्स को कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तो फिलिप्स वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप्स लिफ्ट के पास जाता है तो वो
वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो फिलिप्स को उस जगह को देखकर बहुत अजीब फील होता है और उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। तो फिलिप अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कार कहाँ पर है। तो सेक्रेटरी कहता है पार्किंग लॉट में। तो फिलिप हिम्मत जुटाकर पार्किंग लॉट में जाता है तो वहाँ पर उसे एक भूत दिखती है। तो फिलिप भूत को देखकर डर जाता है और जल्दी से कार चलाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे फिलिप रास्ते में फिर से भटक जाता है तो वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बुलाता है उसे लेने के लिए। आगे यूनयोंग अपने आप को साफ कर रही होती है कि तभी उसे इल्सुन का फोन आता है। तो यूनयोंग कहती है क्या तुमने घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 2 लिख लिया? तो इल्सुन कहती है हाँ मैंने लिख लिया, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो यूनयोंग कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम लोग इस तरह नहीं मिल सकते, तुम वहीं पर रुको, मैं तुमसे वो कॉपी लेने के लिए आ जाऊंगी। तो इल्सुन कहती है तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं पार्ट 2 तुम्हारे पास ही लेकर आ रही हूँ। तो इल्सुन कहती है ठीक है फिर मेरे घर पर आ जाओ। तो इल्सुन यूनयोंग के घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक कपल दिख जाता है। तो इल्सुन उस कपल को देखकर बड़बड़ाती है कि मिंगल होने से अच्छा सिंगल होना ही बेटर है। कि तभी इल्सुन की नजर उस बंदे के हाथ पर पड़ती है क्योंकि वो बंदा उस लड़की को चाकू की नोक पर अपने साथ ले जा रहा होता है, वो भी जबरदस्ती। तो इल्सुन जैसे ही कोई क्राइम देखती है तो उसमें काली माता का भूत सवार हो जाता है और वो उस बंदे से लड़ने के लिए चली जाती है। इधर फिलिप्स भी उन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है पर वो हेल्प करने के लिए बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो एक नंबर का फट्टू होता है। लेकिन फिर भी फिलिप्स अपने मन को मनाता है कि वो उस लड़की की हेल्प करने जाएगा। तो फिलिप्स इमेजिन करने लगता है कि वो उस लड़की को कैसे बचाएगा। तो फिलिप्स जितनी बार भी इमेजिन करता है उतनी बार वो खुद ही मार खा जाता है और फिलिप्स ये सब सोच सोच कर ही डर जाता है और कार में ही बैठा रहता है। इधर इल्सुन भी कार में देख लेती है कि कोई बंदा है लेकिन वो हेल्प करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा। तो इल्सुन कार को खोलने की कोशिश करती है। इधर फिलिप्स अपने कार को लॉक कर रहा होता है ताकि वो उसके कार को खोल ना पाए, पर एक्सीडेंटली वो कार को लॉक करने के बजाय अनलॉक कर देता है, जिस चक्कर में इल्सुन कार का दरवाजा खोल देती है और फिलिप्स को कार के बाहर निकाल कर कहती है अब तुम इस बंदे से लड़के दिखाओ, अब यहाँ पर हम दो हैं, तुम अब हमसे जीत नहीं सकते। तो फिलिप्स इल्सुन को कहता है तुम क्या बक रही हो, मैं इससे क्यों लड़ूं? देखो भाई मेरा तुमसे कोई पंगा नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो बंदा उन दोनों को देखकर वहाँ से भागने लगता है। तो इल्सुन उस बंदे को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे मारने के बजाय खुद ही नीचे गिर जाती है क्योंकि उसकी फूटी किस्मत होती है। वो चाहे कितना भी अच्छा करने क्यों ना जाए, उसके साथ हमेशा बुरा ही होना है। आगे वो बंदा इल्सुन को मारने लगता है तो फिलिप्स इल्सुन को बचाने के लिए जाता है तो वो बंदा फिलिप्स को चाकू भोंक देता है, लेकिन सही टाइम पर इल्सुन फिलिप्स को बचा लेती है और वो चाकू अपने हाथ में पकड़ लेती है और इस चक्कर में फिलिप के हाथ से वो ब्रेसलेट टूट जाता है। तो वो बंदा ये कांड करके वहाँ से भाग जाता है, पर फिलिप्स को लगता है कि वो चाकू उसे लग गई है क्योंकि वो अपने हाथ में खून देख लेता है और खून देखते ही फिलिप्स बेहोश हो जाता है। आगे इल्सुन खुद को संभालती है और एक स्टोर पर जाकर फिलिप के लिए पानी लाती है ताकि वो उसे होश में ला सके। आगे जब इल्सुन उस जगह पर पहुँचती है तो फिलिप वहाँ पर नहीं होता, तो वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये बंदा गया तो गया कहाँ। कि तभी इल्सुन की नजर उस ब्रेसलेट पर पड़ती है और इल्सुन उस ब्रेसलेट को उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सुजंग बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिस वजह से वो बहुत डर जाती है और सुजंग यूनयोंग को मैसेज करती है और लिखती है यूनयोंग उस घोस्ट लव स्टोरी में कुछ तो ऐसा है जिस वजह से बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। और सुजंग यूनयोंग के घर जाती है और उसके घर पर जाकर उसका इंतजार करती है कि तभी वो बंदा फिर से सुजंग पर अटैक कर देता है और उसे बाहर ले जाने वाला ही होता है कि तभी उधर से यूयोंग आ जाती है। तो वो बंदा सुजंग को लेकर यूयोंग के घर में ही छुप जाता है। इधर यूनयोंग सुजंग का मैसेज पढ़ती है कि तभी उधर से बेल बजती है। तो यूनयोंग दरवाजा जैसे खोलती है तो वहाँ पर एक लेडी होती है। तो यूनयोंग उस लेडी को अपने घर के अंदर लाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इधर फिलिप्स को जब होश आता है तो वो अपने आप को घर में पाता है और वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर ये खून किसका है, क्या ये खून उस लड़की का है? तो उसका सेक्रेटरी कहता है तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की थी, मुझे भी बताओ तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा है? तो फिलिप्स कहता है बकवास की बातें करना बंद करो, तुम्हें पता है आज मेरी जान जाते जाते बची है। इधर ली सेंग यूनयोंग से मिलने जाता है पर यूनयोंग घर पर नहीं होती, तो वो वापस अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में इल्सुन मिल जाती है। तो इल्सुन ली सेंग से छुपने की कोशिश करती है क्योंकि उसका देह धज्जा बिल्कुल अच्छा नहीं होता और वो नहीं चाहती कि ली सेंग उसे ऐसे वेशभूषा में देखे। लेकिन फिर भी ली सेंग इल्सुन को पहचान लेता है और कहता है तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगी? तो इल्सुन झूठ बोलती है कि वो गिर गई थी जिस वजह से उसे चोट लग गई। तो ली सेंग इल्सुन को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसके हाथ का ट्रीटमेंट करवाता है। आगे ली सेंग कहता है दिनों बाद हम लोग मिले हैं। तो इल्सुन कहती है तुम कोरिया वापस कब आए और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो?
तो लीसेंग कहता है मैं कोरिया कुछ दिन पहले ही आया हूँ और यहाँ पर मैं अपना पहला डेब्यू करने आया हूँ। तो इल्सुन कहती है कांग्रेचुलेशन, वैसे तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या है, तुम कौन से मूवी में डेब्यू करने वाले हो। तो लीसेंग कहता है मैं यूनयोंग की आने वाली मूवी एक घोस्ट लव स्टोरी में काम करने वाला हूँ और यूनयोंग ने मुझे मिलने के लिए ही बुलाया था, पर वो अभी घर पर नहीं है। तो इल्सुन जैसे ही ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो यूनयोंग के घर जाती है और उसका दरवाजा कस कस कर पीटने लगती है और कहती है यूनयोंग बाहर आओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी मेहनत को चुराकर मुझे बीच चौराहे पर नहीं छोड़ सकती, तुम बाहर आओ। तो लीसेंग कहता है यूनयोंग घर पर नहीं है। आगे वो लोग रेस्टोरेंट में बातें करते हैं। तो लीसेंग इल्सुन को कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यूनयोंग ने तुम्हारी स्क्रिप्ट चुरा ली है और उसे लोगों को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाया कि उसने वो स्क्रिप्ट लिखी है। इल्सुन तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, तुमने अपनी पूरी मेहनत की हुई स्क्रिप्ट उसे कैसे दे दी। तो इल्सुन लीसेंग को पूरी स्टोरी बताती है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। यूनयोंग इल्सुन को कह रही होती है तुम्हें उस स्टोरी का पार्ट 2 लिखना होगा क्योंकि लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इल्सुन यूनयोंग पर चिल्लाकर कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें पार्ट 2 भी दे दूं, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। 5 साल पहले मैंने तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी स्क्रिप्ट दी थी, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया, धोखा, और उस स्क्रिप्ट को अपना नाम दे दिया कि तुमने वो स्क्रिप्ट लिखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर दोबारा भरोसा करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो यूनयोंग इल्सुन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है अब मुझ में वैसी काबिलियत नहीं है, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख पाऊंगी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। तुम खुद ही देखो मैंने बहुत बार अपनी नस काटने की कोशिश की है लेकिन एक बार भी मैं नहीं मरी। 5 साल पहले मैं पॉपुलर नहीं थी लेकिन मैं अब पॉपुलर हूँ। अब मैं तुम्हें को राइटर बना सकती हूँ, प्लीज मेरी एक बार हेल्प कर दो। अगर तुम मुझे ये ड्रामा दे दोगी तो मैं तुम्हें इस ड्रामा का को राइटर बना दूंगी। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तो इल्सुन यूनयोंग की बातों में आ जाती है और उसे अपना स्क्रिप्ट दे देती है। आगे लीसेंग को यूनयोंग का मैसेज आता है कि वो स्क्रिप्ट ठीक करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, वो जैसे ही आएगी फिर वो उससे मिलेगी। तो लीसेंग ये मैसेज इल्सुन को दिखाता है तो इल्सुन ये मैसेज देखकर सैड हो जाती है। आगे इल्सुन बस स्टॉप पर बैठी हुई होती है और अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा मास्क पहने हुए खड़ा हुआ होता है और वो फिलिप की फोटो को देख रहा होता है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस किया गया होता है कि यूनयोंग के अगले ड्रामे एक घोस्ट लव स्टोरी में फिलिप मेन लीड रोल निभाएगा। तो वो बंदा फिलिप को इस तरह घूर रहा होता है जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। आगे इल्सुन अपनी माँ के कब्र पर जाती है और कहती है माँ कल मेरा बर्थडे है पर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ पर मेरे साथ उल्टा बुरा ही हो जाता है। और इल्सुन अपनी माँ को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और खूब रोती है। इधर फिलिप अपने ड्राइवर के साथ एक डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो फिलिप को भी पता चल जाता है कि यूनयोंग ने बिना उससे पूछे उसे मेन लीड के लिए चुन लिया है। तो फिलिप को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कांगते को कॉल करके उसे खूब झाड़ता है और कहता है मैं यूनयोंग की लाइफ बर्बाद कर दूंगा, उसने बिना मुझसे पूछे मेरा नाम अपने नए ड्रामा में कैसे कास्ट कर लिया। और फिलिप कांगते को झाड़कर कॉल कट कर देता है। उसका ड्राइवर फिलिप को कहता है क्या आपने एक घोस्ट लव स्टोरी का स्क्रिप्ट पढ़ा? तो फिलिप कहता है मैं उसे क्यों पढ़ूंगा जब मैं उसे कर ही नहीं रहा। तो ड्राइवर कहता है आपको उसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो फिलिप कहता है क्या तुमने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है? तो ड्राइवर कहता है हाँ मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। उसमें एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है लेकिन उसकी एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। तो वो लड़की उन सारी लड़कियों को मार देती है जो भी उसके प्यार के पास जाने की कोशिश करता है। तो फिलिप ये सुनकर डर जाता है और कहता है ये कहानी इतनी डरावनी है, मैं इसे कभी भी नहीं करूँगा। और फिलिप अपने कलाई को देखता है क्योंकि उसके कलाई पर वो ब्रासलेट नहीं होता। तो वो ये देखकर टेंशन में आ जाता है। आगे वो लोग अजीब जंगल में जाते हैं तो फिलिप उस जंगल को देखकर ही डर जाता है और उसे कहता है क्या यहीं पर डायरेक्टर हमसे मिलने आने वाले हैं? तो वो कहता है हाँ सर यहीं पर मिलने आने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि वो एक लॉज में हमारा वेट करेंगे, वो लॉज यहीं कहीं होनी चाहिए। कि तभी उस सेक्रेटरी को उस डायरेक्टर का कॉल आता है और वो कहता है मैं अभी रास्ते में हूँ, क्या तुम लोग वहाँ पर पहुँच गए? अगर तुम लोग वहाँ पर पहुँच गए हो तो जाकर लॉज में मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द वहाँ पर आ जाऊंगा। तो वो सेक्रेटरी कहता है ठीक है। तो फिलिप उस जंगल में उस लॉज को खोजने लगता है तो उसे एक भूतिया घर दिखता है। तो फिलिप उस घर में जाता है तो वो घर पूरी तरह खाली और सुनसान रहता है। तो वो दोनों उस घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। कि तभी उधर से एक बंदे की एंट्री होती है। तो फिलिप उस बंदे को देखकर पूरी तरह डर जाता है।
तो उसका सेक्रेटरी कहता है हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो लॉज कहाँ पर है। तो वो बूढ़ा आदमी फिलिप को देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम रास्ता नहीं भटके हो, बल्कि तुमने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे तुम्हें नहीं खोना चाहिए था। तो वो लोग उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे सेक्रेटरी फिलिप को कहता है अभी डायरेक्टर को आने में कुछ टाइम है, चलो हम लोग अपना फ्यूचर दिखवाते हैं। तो फिलिप कहता है मुझे नहीं दिखवाना, पर सेक्रेटरी जबरदस्ती फिलिप को वहाँ बैठा देता है और उस बूढ़े आदमी को फिलिप का बर्थ ऑफ डेट बताता है। तो वो बंदा फिलिप का जैसे ही बर्थ ऑफ डेट देखता है और उसकी भविष्यवाणी निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी तो मर गया है। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा हुआ नहीं हूँ। तो वो ज्योतिषी कहता है ये डेट बता रही है, इस बंदे को 24 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है ना, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए हर एक 8 साल के बाद तुम पर मौत मंडराती है और तुम इस 8 अगस्त को आधी रात में मर जाओगे। तो फिलिप्स उस बूढ़े आदमी की बातों पर भरोसा नहीं करता और अपने सेक्रेटरी को कहता है इस आदमी को पैसे दो और यहाँ से चलो। तो वो बंदा कहता है तुम 8 साल पहले ही एक औरत की वजह से मर गए थे, है ना। तो फिलिप ये सुनकर चौंक जाता है कि तभी उस बूढ़े आदमी का कोई गला घोटने लगता है। तो वो दोनों ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो बूढ़ा आदमी फिलिप को बताता है वो औरत वापस आ गई है और इस बार वो तुम्हें मार कर ही रहेगी। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि तभी कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत बेहोश आग में फंसी हुई होती है और एक बंदा उसे देख रहा होता है। तो वो बूढ़ा आदमी फिलिप को कहता है तुमने किसी और की किस्मत चुराई है, जैसा कि तुम किसी और की जिंदगी जी रहे हो और तुम इसी वजह से जिंदा हो। तो फिलिप कहता है अंकल आप क्या बकवास कर रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम इस बार क्या करोगे, क्या तुम उसकी किस्मत उसे वापस दे दोगे या फिर तुम उसकी किस्मत उससे छीन लोगे या फिर तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगे, इस बार तुम क्या चुनोगे। तो फिलिप कहता है अपनी बकवास बंद कीजिए, मैं आपकी बेतुका बातें और नहीं सुनूंगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है इस बार तुम क्या चुनोगे, या तुम खुद मर जाओगे या फिर तुम उसे मार डालोगे। तो फिलिप उसकी बातों से पूरी तरह ऊब जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वो बूढ़ा आदमी फिलिप के बचपन का नाम पुकारता है। तो फिलिप ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर इल्सुन के हाथ में वो ब्रासलेट होता है और इल्सुन अपना सारा स्क्रिप्ट और लैपटॉप को उस मट्टी में दफन कर देती है कि तभी कुछ जादुई शक्ति उस स्क्रिप्ट पर मंडराने लगती है और बहुत जोर की बारिश भी होने लगती है और मेघ गरजने लगते हैं। तो इल्सुन ये सब देखकर समझ जाती है कि उसकी बुरी किस्मत है जो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी और ये सब उसकी बुरी किस्मत की ही वजह से हो रहा है। कि तभी इल्सुन को कुछ विजन दिखाई देता है तो उसे उस विजन से कुछ आइडियाज आते हैं क्योंकि उसने अपने स्क्रिप्ट का अंतिम भाग नहीं लिखा होता है। तो इल्सुन मट्टी के अंदर से अपने सारे स्क्रिप्ट निकालती है और कहती है मैंने ये सब क्यों किया, और इल्सुन अपने किए पर पछताती है क्योंकि उसका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा होता है। तो इल्सुन भगवान से प्रे करती है कि उसका लैपटॉप ऑन हो जाए कि तभी वो ब्रासलेट अपना जादू दिखाती है और उस लैपटॉप को ऑन कर देती है। आगे इल्सुन अपनी कहानी का लास्ट पार्ट लिख रही होती है। इधर फिलिप अपने सेक्रेटरी से पूछता है तुमने ही उस बूढ़े आदमी को मेरा बचपन का नाम बताया है ना। तो वो सेक्रेटरी कहता है मैंने उस बूढ़े आदमी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मैं खुद ही आपका दूसरा नाम नहीं जानता तो मैं उसे कैसे बताऊंगा। वो बूढ़ा सच में बहुत बड़ा ज्योतिषी था, हमें उससे और पूछना चाहिए था, वो हमें और कुछ भी बताता। तो फिलिप कहता है बकवास करना बंद करो। कि तभी उधर से लैंडस्लाइड हो जाता है जिस वजह से फिलिप का कार खाई में गिर जाता है और वो कार पूरी मट्टी से ढक जाती है। इधर इल्सुन अपने स्क्रिप्ट में जो जो लिख रही होती है वो सारी घटनाएं फिलिप के साथ होती है और एक मट्टी का बड़ा घेरा फिलिप के कार के ऊपर गिर जाता है। यहीं से इन दोनों की किस्मत बदल जाती है। इल्सुन की किस्मत इल्सुन के पास वापस आ जाती है और फिलिप की किस्मत में उसकी बुरी किस्मत वापस आ जाती है। तो यंग मैन फिलिप को कहता है वो ज्योतिषी ठीक कह रहा था, तुम सच में आज मरने वाले हो, लेकिन आज तो तुम्हारी मौत लिखी थी ना, मैं तुम्हारे साथ क्यों मर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी वजह से मैं भी मर रहा हूँ। तो फिलिप कहता है बकवास करना बंद करो, मैं किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा, मैं दोबारा अपनी फैमिली नहीं खो सकता, हम यहाँ से जरूर बचकर बाहर निकलेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो यंग मैन कहता है टेंशन कैसे ना लूं, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमें बचा सके, हम लोग सच में आज यहाँ पर मरने वाले हैं। इधर इल्सुन अपने कार की तरफ जा रही होती है तो उसे जंगल में बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तो इल्सुन उनकी आवाजें सुनकर पूरी तरह डर जाती है और जल्दी से अपने कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तो इल्सुन को कुछ जादुई शक्ति उसी जगह पर पहुँचा देती है जहाँ
पर फिलिप फंसा हुआ होता है। तो इल्सुल ये देखकर हैरान होती है कि यहाँ से आगे जाने का तो रास्ता बंद है, तो वो आगे कैसे जाएगी। कि तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है। तो इल्सुल अपना हथियार निकालकर उस कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और इस चक्कर में इल्सुल को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उस दरवाजे को खोल देती है और उस कार से फिलिप को बाहर निकालती है। तो फिलिप इल्सुल को अच्छे से नहीं देख पाता कि तभी उसे ज्योतिषी की बातें याद आती है कि ज्योतिषी ने उसे कहा था आज रात जब तुम्हारी जान जा रही होगी तब तुम्हें एक लड़की बचाने आएगी, वो लड़की तुम्हारे लिए फरिश्ता होगी, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी और उसे अपने आप से कभी भी दूर मत जाने देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इससे भी भयानक परिणाम झेलने होंगे। कि तभी उधर से कुछ लोग आने लगते हैं तो इल्सुल उनसे हेल्प मांगने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप उसका कपड़ा पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तो इल्सुल को समझ में नहीं आता आखिरकार फिलिप उसे रोक क्यों रहा है। तो इल्सुल फिलिप के बिहेवियर को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो फिलिप उसका कपड़ा पकड़कर खींच लेता है और कहता है इस कार के अंदर एक और बंदा है, प्लीज उसे भी बचाओ। तो इल्सुल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है। तो वो रेस्क्यू टीम इल्सुल को अपनी कार हटाने को कहते हैं। तो इल्सुल वहाँ पर कार हटाने ही जा रही होती है, पर रास्ते में वो फिर से गिर जाती है, जिस चक्कर में बेचारी को बहुत चोट लगती है और कोई भी इंसान उसे नोटिस नहीं करता। तो बेचारी इल्सुल अपनी बची खुची ताकत को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और घर जाकर सो जाती है। अगले दिन जब फिलिप को होश आता है तो वो अपने आप को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। कि तभी वहाँ पर कांगते आ जाता है और कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था जब मुझे पता चला तुम पर लैंडस्लाइड गिर गई है। तो फिलिप कहता है वहाँ पर एक लड़की थी जिसने मुझे बचाया। तो कांगते कहता है वहाँ कोई लड़की नहीं थी, तुम्हें एक लड़के ने बचाया है। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है। तो यंग मैन भी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़की कार का डोर इतनी आसानी से खोल लेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये काम तो किसी लड़के का ही हो सकता है। तो फिलिप उन लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता है क्योंकि वो भी यही सोचता है कि एक लड़की कार का दरवाजा नहीं खोल सकती, उसकी हेल्प किसी लड़के ने ही की होगी। और फिलिप उस कपड़े को ध्यान से देखता है। आगे कांगते फिलिप को कहता है यूना तुमसे मिलने आने ही वाली थी पर उसे कुछ काम आ गया जिस वजह से उसे यूएस जाना पड़ा, लेकिन वो तो यहाँ पर आने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया, कहा कि तुम ठीक हो, तो वो आराम से यूएस चली गई। तो फिलिप कहता है तुमने अच्छा काम किया है। आगे कांगते यूना को कहता है जैसा तुमने कहा मैंने उसे कह दिया है कि तुम देश से बाहर गई हो। तो यूना कहती है थैंक यू और कॉल कट कर देती है। एक्चुअली यूना रायोन के कब्र पर गई होती है और वहाँ पर रायोन की फोटो देखकर पास्ट की बातें याद करती है, जहाँ पर फिलिप, रायोन और फिलिप के कुछ दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तो यूना उन लोगों की पिक ले रही होती है। तो रायोन फिलिप के बीच से उठकर चली जाती है। तो यूना कहती है तुम क्यों उठ गई, जाओ फिलिप के पास बैठो, मैं तुम सबकी एक साथ पिक लेती हूँ। तो रायोन कहती है लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, अगर किसी को पता चल गया। तो यूना कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, ये पिक सिर्फ मेरे पास रहेगी, किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो रायोन फिलिप के पास जाकर बैठ जाती है और वो लोग साथ में मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। आगे यूना रायोन के कब्र से वो फोटो निकाल लेती है और कहती है ये फोटो सिर्फ मेरे पास रहेगी और किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। वेल यूना को देखकर लगता है कि उसे रायोन के बारे में कुछ तो पता है जो किसी और को नहीं पता। इधर ली सेंग युन योंग को कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। तो वो उसे वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है मुझे पता है एक घोस्ट लव स्टोरी की असली राइटर तुम नहीं हो बल्कि इल्सुन है, और मैं जा रहा हूँ मैनेजर को ये बताने के लिए कि तुम उसकी असली राइटर नहीं हो बल्कि इल्सुन है, इसलिए जैसे ही तुम मेरा मैसेज देखो तो मुझे तुरंत रिप्लाई करना। इधर नकाबपोश बंदे के पास युन योंग का फोन होता है और वो ली सेंग की सारी बातें सुन लेता है और वो कहता है एक घोस्ट लव स्टोरी की राइटर युन योंग नहीं बल्कि वो लड़की है जिसे मैंने युन योंग के घर पर देखा था। वेल इस बंदे की क्या स्टोरी है वो तो हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगी, आखिरकार ये बंदा युन योंग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इधर हे जिन इल्सुल का वो लोकेट उसके बचपन वाले फोटो के लोकेट से मिलाती है तो दोनों लोकेट सेम ही होता है। तो इल्सुल कहती है ये लोकेट मेरा है, बचपन में ये लोकेट मेरे से खो गया था लेकिन अब ये मेरे पास आ गया है, अब मेरी किस्मत भी चमक जाएगी। तो हेजिन कहती है बकवास बातें करना बंद करो, इससे कुछ भी नहीं होता। तो इल्सुल कहती है होता है, और इल्सुल उस लोकेट को अपने हाथ में पहन लेती है। हेजिन इल्सुल के लिए खाना लाती है और उसे बर्थडे विश भी करती है और कहती है मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है, इसे पियो, इसे पीकर तुम अच्छा महसूस करोगी। तो इल्सुल उस सूप को पीती है कि तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर फिलिप इंटरव्यू में कह रहा होता है कि उसे किसी लड़के ने बचाया है पर उसे उसका नाम नहीं पता और ना ही उसकी शक्ल याद है, बस मेरे पास उसके कपड़े का एक टुकड़ा है और जिस इंसान ने भी मुझे बचाया है मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मेरे सामने आए क्योंकि मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इधर इल्सुल जब ये न्यूज देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि कल रात उसने फिलिप को बचाया था। तो इल्सुल ये बात हेजिन को बताती है तो हेजिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है
और इल्सुन को कहती है ये तुम्हारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है अपने आप को सबकी नजरों में लाने का। तुम जाओ और फिलिप को कह दो कि तुमने ही कल रात उसे बचाया था और तुम्हारे पास तो ये कपड़ा भी है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तुमने ही उसे बचाया था और वो तुम्हारे ड्रामा का तो मेन लीड भी है ना। तुम जाकर उसे बता दो कि वो ड्रामा तुमने लिखा है ना कि उस यूनयोंग ने। तो इल्सुल कहती है लेकिन मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा है। जिस टाइम मैं स्क्रिप्ट में लैंडस्लाइड के बारे में सोच रही थी उसी टाइम फिलिप के साथ भी वही घटना हुई। मुझे लगता है ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो हेजिन कहती है तुम बेकार की बातें सोच रही हो, इसमें इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम एक राइटर हो और तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते ही रहते हैं, इसलिए बेकार की बातें मत सोचो और फिलिप के पास जाओ और उसे बताओ कि तुमने उसे बचाया है और फिलिप की जान बचाने के बदले तुम उससे इनाम मांगो, समझी। तो इल्सुल कहती है तुम सही कह रही हो, ये मेरे पास सुनहरा मौका है जिससे मैं राइटर की दुनिया में कदम रख पाऊंगी। इधर कांगते फिलिप को एक घोस्ट लव स्टोरी का स्क्रिप्ट देता है और कहता है क्या तुमने अपना मन बदल लिया, क्या तुम ये ड्रामा करोगे। तो फिलिप कहता है मैं ये ड्रामा नहीं करूंगा, मैं बस इस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ, आखिरकार इसमें है क्या। आगे फिलिप जब उस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उस ड्रामे में ये होता है इस ड्रामा की फीमेल लीड आग में जल रही होती है और मेल लीड उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पाता कि तभी वो रायोन उठकर खड़ी हो जाती है और फिलिप को कहती है मैं कभी भी नहीं मरूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम मेरा प्यार हो और हम दोनों का जन्मों जन्मों का साथ है। तो फिलिप ये स्टोरी पढ़कर ही पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वो स्टोरी उसके रियल लाइफ से रिलेटेड होती है कि तभी उसे यूनयोंग की बातें याद आती है जब यूनयोंग ने कहा था एक बार तुम इस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ो, इसे पढ़ते ही तुम इस ड्रामा को करने से मना ही नहीं कर पाओगे, तुम खुद चाहोगे कि तुम ये ड्रामा करो। तो फिलिप यूनयोंग की बातों को सोच सोच कर पगला जाता है। तो फिलिप यंग मान को कहता है जल्दी से यूनयोंग को कॉल करके बुलाओ क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आगे ली सेंग इल्सुल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने स्टेशन मैनेजर से उसके लिए बात की है। तो स्टेशन मैनेजर ने तुम्हारे अप्रूवल को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है जब तक यूनयोंग वापस नहीं आ जाती तब तक तुम काम कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रोडक्शन हाउस को इम्प्रेस करना होगा और इस ड्रामा के मेन लीड फिलिप को भी इम्प्रेस करना होगा, तभी तुम यहाँ पर टिक पाओगी। तो यूनयोंग ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी और सबको इम्प्रेस कर दूंगी क्योंकि ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इधर फिलिप एक मीटिंग में जा रहा होता है तो यंग मान को कहता है क्या तुमने यूनयोंग को कॉल किया। तो यंग मान कहता है यूनयोंग का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है और किसी को भी नहीं पता कि यूनयोंग कहाँ गई है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलिप कहता है कोशिश करते रहो क्योंकि मुझे यूनयोंग से मिलना है, समझे। आगे वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो उस लिफ्ट में इल्सुन भी होती है। तो फिलिप जैसे ही इल्सुन को देखता है तो वो पूरी तरह डर जाता है और उस लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही इल्सुन उस लिफ्ट को बंद कर देती है। तो बेचारे फिलिप को मजबूरन उस लिफ्ट में रहना पड़ता है। आगे फिलिप इल्सुन के हुलिये को देखकर पूरी तरह डर जाता है कि तभी उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जो उस रात उस गुंडे से लड़ रही थी। अगर उसने उसे पहचान लिया तो उसकी खैर नहीं, पूरे मीडिया में ये बात पहुंच जाएगी। तो फिलिप उस लड़की से बचने की कोशिश करता है और उससे दूरी बनाकर रखता है। इधर इल्सुन फिलिप से बात करने की कोशिश करती है और उसे ये बताने की कोशिश करती है कि उस रात उसी ने उसे बचाया है, पर फिलिप उसे देखकर ही इतना डर जाता है और उसे दूर भागता है। तो इल्सुन फिर भी हार नहीं मानती और फिलिप से बात करने की कोशिश करती है कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तो फिलिप वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तो इल्सुन फिलिप के पास जाती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि तभी बीच में यंगमान आ जाता है और यंगमान इल्सुल को रोकने की कोशिश करता है। तो इल्सुल यंगमान को ही पछाड़ देती है। तो फिलिप ये देखकर और डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पर कांगते और ली सेंग भी आ जाते हैं। तो ली सेंग इल्सुल से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इल्सुल कहती है इसे कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो इससे बात करने की कोशिश कर रही थी। तो फिलिप कहता है क्या तुम इसे जानते हो। तो ली सेंग कहता है हाँ, ये एक को राइटर है और आज हमारे साथ ही तुम्हारी मीटिंग है। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है। आगे सारे लोग मीटिंग में बैठे हुए होते हैं। तो इल्सुल अपना स्क्रिप्ट फिलिप को देती है पढ़ने के लिए। तो फिलिप जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस स्क्रिप्ट में वही सारी बातें लिखी होती है जो उसके साथ उस रात को हुई होती है। तो फिलिप इल्सुल को गलत समझ लेता है और उसे लगता है कि इल्सुल ने टीवी पर न्यूज़ देखकर ये स्टोरी बनाई है। तो इल्सुल फिलिप को समझाने की कोशिश करती है जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, उसने अपने आप ही स्टोरी बनाई है।
उसके उस एक्सीडेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर फिलिप इल्सुल की बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है तुमने पहले पार्ट 1 में भी मेरी रियल लाइफ की स्टोरी चोरी की। 8 साल पहले मेरे साथ जो हुआ तुमने उसे स्टोरी बनाकर स्क्रिप्ट में छाप दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं समझता? तुम लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हो, मेरी रियल लाइफ की स्टोरी इस स्क्रिप्ट में छाप रहे हो और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इल्सुन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्टोरी तुम्हारी नहीं है, वो स्टोरी मैंने खुद क्रिएट की है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तो फिलिप कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी फीमेल लीड का नाम रायोन क्यों है? क्या इस बात का कोई जवाब है? तो इल्सुन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और कोई जवाब नहीं देती। तो फिलिप कहता है देखा तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, इसलिए आइंदा से इतनी घटिया स्क्रिप्ट मेरे सामने लेकर मत आना। और फिलिप वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तो डायरेक्टर फिलिप को समझाने की कोशिश करता है कि आप गुस्सा मत कीजिए, ये तो युन योंग के आने तक का रिप्लेसमेंट है, उसके आते ही मैं इसे हटा दूंगा, तब तक प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिए। तो फिलिप डायरेक्टर की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो डायरेक्टर कांगते को मनाने की कोशिश करते हैं। तो कांगते कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस स्टोरी में कोई दम नहीं है, फिलिप ये स्टोरी नहीं करेगा और मैं मीडिया को अनाउंस कर दूंगा कि फिलिप ये ड्रामा नहीं कर रहा। और ये कहकर कांगते भी वहाँ से चला जाता है। तो इल्सुन फिलिप के पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिलिप जैसे ही इल्सुन को अपने पीछे देखता है तो वो इतनी स्पीड से चलने लगता है और लिफ्ट में जाकर घुस जाता है और लिफ्ट को बंद करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर इल्सुन आ जाती है और लिफ्ट में अपना बैग फेंक देती है, जिस वजह से लिफ्ट फिर से खुल जाती है। तो फिलिप फिर से लिफ्ट को बंद करने लगता है कि तभी एक आत्मा फिलिप को बाहर धक्का दे देती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। तो बेचारा फिलिप इल्सुन को अपने सामने देखकर पूरी तरह डर जाता है। तो इल्सुन फिलिप को समझाने की कोशिश करती है और कहती है अगर तुम्हें लगता है कि ये स्क्रिप्ट सही नहीं है तो मैं स्क्रिप्ट को बदल देती हूँ, मैं फिर से कहानी रिवाइज कर देती हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह गुस्सा होकर मत जाइए और इस रोल को मना मत कीजिए। तो फिलिप कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छी राइटर हो? बिल्कुल भी नहीं, राइटर ऐसा नहीं होता जो किसी की भी मर्जी से अपनी स्टोरी लाइन को बदल देता है, तुम एक राइटर नहीं हो, इसलिए गिव अप कर दो। और फिलिप इल्सुन को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो इल्सुन को फिलिप की बातों से बहुत बुरा लगता है। आगे फिलिप अपनी जान बचाकर जाकर कार में बैठ जाता है और कहता है जब भी मैं उस लड़की को देखता हूँ पता नहीं मुझे क्यों डर लगने लगता है, लेकिन चलो एक बात तो अच्छी हुई, उसने मुझे नहीं पहचाना। उस दिन मैंने प्लास्टिक का मास्क पहना था जिस वजह से वो मुझे नहीं पहचान पाई। तो यंगमान कहता है आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने आपकी जान बचाई है, कम से कम आपको उसका शुक्रिया अदा तो जरूर करना चाहिए। तो कांगते कहता है तुम सही कह रहे हो, उसने फिलिप की जान बचाई है, हमें उसे कोई इनाम देना चाहिए। तो फिलिप कहता है भूल कर भी ऐसा मत करना, अगर वो मुझे नहीं पहचानती तो ये अच्छा है, अगर मीडिया को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है ना इस मामले का कितना बड़ा इशू बन जाएगा। तो कांगते कहता है तुम सही कह रहे हो। इधर ली सेंग इल्सुन को घर छोड़ता है। तो ली सेंग इल्सुन को समझाता है तुम सैड मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं ना करोगी। कि तभी इल्सुन की नजर उस पेड़ पर पड़ती है और उस पेड़ में बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। तो इल्सुन वो फूल देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर 20 साल से रह रही हूँ और इन 20 सालों में ये पेड़ कभी भी नहीं खिला, देखो लेकिन आज ये खिल गया है, इसका मतलब मेरी किस्मत जागने वाली है। मेरी माँ भी कहती थी जब मैं 34 साल की हो जाऊंगी तब मेरी किस्मत जाग जाएगी। जब इस पेड़ ने 20 साल तक गिव अप नहीं किया तो मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिले। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फिलिप कहाँ रहता है? तो लिसेंग कहता है तुम्हें फिलिप का एड्रेस क्यों जानना है, क्या तुम उसके घर जाओगी उसे मनाने के लिए? तो इल्सुन कहती है हाँ मैं उसके घर जाऊंगी उसे मनाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिलिप को मना कर रहूंगी। तो लिसेंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। तो इल्सुन अपने घर के अंदर चली जाती है। तो लिसेंग को इल्सुन के घर के बाहर एक लड़की का शैडो दिखता है। तो लिसेंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। इधर फिलिप का भी बैड लक स्टार्ट हो जाता है और उसके कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल होने लगते हैं। तो फिलिप को समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। आगे ली सेंग फिलिप के घर के सामने से जा रहा होता है तो उसे सामने में एक लड़की दिखती है जो व्हाइट ड्रेस पहने हुई होती है। तो ली सेंग उस लड़की को देख लेता है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर फिलिप अपने घर में होता है तो वो देखता है कि सीढ़ी पर वो स्क्रिप्ट गिरा पड़ा हुआ है। तो फिलिप यंग मान को चिल्लाता है और कहता है ये स्क्रिप्ट यहाँ पर क्या कर रही है? तो यंग मान कहता है मुझे नहीं पता, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा। तो फिलिप कहता है अगर तुमने नहीं रखा तो फिर किसने रखा? तो यंग मान कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैंने नहीं रखा। तो फिलिप कहता है जाओ इस स्क्रिप्ट को कचरे के डब्बे में फेंक दो। तो यंगमान कहता है क्या तुम इस स्क्रिप्ट को एक बार भी नहीं पढ़ोगे? एक बार इसे पढ़कर तो देखो, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है,
तो फिलिप कहता है मैंने तुम्हें जितना कहा है जाकर वो करो, जाकर इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो, समझे। तो यंग मैन फिलिप के कहे अनुसार उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है। आगे फिलिप का भी मन उस स्क्रिप्ट को पढ़ने का करता है, तो फिलिप उसे उठाने जाता है पर वो रुक जाता है, क्योंकि उसके एक मन में होता है कि वो उस स्क्रिप्ट को पढ़े, पर उसके दूसरे ही मन में होता है कि वो क्यों उस स्क्रिप्ट को पढ़े। लेकिन बाद में फिलिप अपने मन को समझाकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ ही लेता है। तो उस स्क्रिप्ट के अंदर वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का वर्णन किया गया होता है। तो फिलिप उस स्क्रिप्ट को पढ़कर पूरी तरह डर जाता है और उसके लास्ट पार्ट को पढ़ने ही वाला होता है कि तभी वो पन्ना उड़ जाता है। तो फिलिप उसे पकड़ने के लिए उस पन्ने के पीछे पीछे भागता है, तो वो पन्ना एक टेबल के नीचे जाकर फंस जाता है। तो फिलिप उस पन्ने को निकालने की कोशिश करता है। तो फिलिप जैसे ही उस पन्ने को छूता है तो उस पन्ने से कुछ जादुई शक्तियाँ निकलती है और वो जादुई शक्तियाँ फिलिप को कुर्सी के बीचों बीच फंसा देती है। इधर ली सेंग इलसुल के घर की पिक्चर बना रहा होता है और उस पिक्चर में वो एक शैडो भी ड्रॉ करता है, क्योंकि ली सेंग ने इलसुल के घर के पास एक आत्मा देखी होती है और वही आत्मा उसने फिलिप्स के पास भी देखी होती है। तो ली सेंग कहता है ये वही आत्मा है जो मैंने फिलिप के पास देखी थी, इन दोनों का इस आत्मा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और ली सेंग इलसुन को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता, तो उसे इलसुन की फिक्र होने लगती है और वो सोचने लगता है कि उसे इलसुन को फिलिप के घर अकेले जाने नहीं देना चाहिए था, कि तभी वो पिक्चर से वही व्हाइट ड्रेस वाली निकलती है। इधर इलसुन पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर देती है और इस बार वो राइटर को ही जान से मार डालती है और इलसुन अपने स्क्रिप्ट को पूरी तरह रिवाइज करके फिलिप के घर जाती है और उसका बेल बजाती है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो इलसुन ये आवाजें सुनकर पूरी तरह डर जाती है कि तभी फिलिप्स के घर का दरवाजा भी खुल जाता है। तो इलसुल उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। इधर जंगल में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है पर वो लोग पता नहीं लगा पाते कि वो किस लड़की की लाश है। इधर फिलिप हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि घर में कोई भी नहीं रहता, कि तभी वहाँ पर इलसुल आ जाती है। तो फिलिप इलसुल को देखकर पूरी तरह डर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई, तुम मेरे घर से जल्दी बाहर निकलो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता। तो इलसुल कहती है तुम किस टोन में मुझसे बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर फंसे हुए हो और एक मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ से निकाल सकती है और तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। कि तभी फिलिप को याद आता है वो तो सच में कुर्सी के नीचे फंसा हुआ है, अगर इलसुल उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिलिप इलसुल को कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो इलसुल फिलिप को उस कुर्सी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो बाहर नहीं निकाल पाती। तो इलसुल कहती है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और आइडिया है जिससे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। और इलसुल अपना टूल बॉक्स लाती है और उस कुर्सी को काटने लगती है और इलसुल कुर्सी को काटते टाइम फिलिप से बात करती है और कहती है जब तक मैं ये कुर्सी काट रही हूँ क्यों ना तुम मेरी नई स्क्रिप्ट पढ़ लो जो मैंने रिवाइज की है। तो फिलिप कहता है मुझे तुम्हारे स्क्रिप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। तो इलसुल को फिलिप पर गुस्सा आता है और वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मेरी ही इंसल्ट किए जा रहे हो, जाओ मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती। तो फिलिप कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी हेल्प करो, ठीक है मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। आगे इलसुन कुर्सी को काटती है और फिलिप उसका स्क्रिप्ट पढ़ता है। तो फिलिप कहता है इस बार तुमने राइटर को क्यों मार डाला, उसने क्या किया था। तो इलसुन कहती है क्योंकि राइटर सिन को ब्लैकमेल कर रही थी किसी पास्ट की बात को लेकर, जिस वजह से सिन को गुस्सा आ गया और उसने राइटर को जान से मार डाला। आगे इलसुन फिलिप को उस कुर्सी से आजाद करवा देती है और इलसुन फिलिप को समझाने की कोशिश करती है कि उसने स्क्रिप्ट की सारी कहानी खुद से बनाई थी, किसी की कॉपी नहीं की थी। तो फिलिप कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ तुम्हें रायोन के बारे में कैसे पता चला। तो इलसुन कहती है रायोन सिर्फ एक कैरेक्टर है जो मैंने क्रिएट किया है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिलिप कहता है रायोन मेरी जिंदगी में मायने रखती है, 8 साल पहले रायोन मेरे साथ थी और तुमने अपने स्क्रिप्ट में जैसा लिखा है वैसे ही रायोन की मौत हुई थी। तो बताओ मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुमने स्टोरी कॉपी नहीं की है। तो इलसुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर फिलिप उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो इलसुन एक ट्रिक लगाती है जिससे फिलिप उसकी बातों पर भरोसा कर ले कि उसने कोई भी स्क्रिप्ट चोरी नहीं की है। और इलसुन फिलिप को एक भूत की स्टोरी सुनाती है और इलसुन फिलिप को भूत के नाम पर इतना डराती है कि बेचारा पूरी तरह डर जाता है। आगे इलसुन फिलिप को बताती है तुम मेरी बातों से ही इतना डर गए हो तो सोचो मैं एक राइटर हूँ, मैं इसी तरह की स्टोरी लिखती हूँ। मैंने अभी तुम्हें कहा कि इस घर में भूत है और तुमने इस बात पर भरोसा भी कर लिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैंने कोई भी
स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की है। और इल्सुन ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप इल्सुन को रोकता है और कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, इस घर में अभी कोई भी नहीं है और मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है, प्लीज अभी मत जाओ। तो इल्सुन फिलिप की एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है और इसी चक्कर में दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। तो इल्सुन फिलिप को कहती है मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत, समझे। तो फिलिप कहता है मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं उठ नहीं पा रहा। कि तभी वो लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि पुलिस को जंगल में युन योंग की लाश मिली है और युन योंग के हुलिये को देखकर लग रहा है कि उसे पहले घर में घसीटा गया है और खूब मारा गया है और उसके बाद उसे जंगल में फेंक दिया गया है। तो फिलिप जैसे ही ये सुनता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने इल्सुन के स्क्रिप्ट में सेम यही सारी बातें पढ़ी होती है जो युन योंग के साथ घटा हुआ होता है। तो फिलिप ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इल्सुन से पूछता है आखिरकार तुम चीज क्या हो, तुमने उसके साथ क्या किया। तो इल्सुन कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिलिप कहता है फिर ये कैसे हो सकता है, तुमने जैसा जैसा अपने स्क्रिप्ट में लिखा है वैसे ही युन योंग की मौत हुई है। तो इल्सुन कहती है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। कि तभी फिलिप एक्सीडेंटली इल्सुन को किस कर लेता है। कि तभी वहाँ पर यूना भी आ जाती है और वो ये सब देख लेती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है। तो इल्सुन बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। तो यूना उसे रोकने की कोशिश करती है पर इल्सुन उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है ताकि उसे ये पता लग सके कि उसके घर में वो स्क्रिप्ट किसने रखी और इल्सुन घर के अंदर कैसे आई। तो उसे पता चलता है कि उसके घर में एक व्हाइट ड्रेस वाली लड़की ने उस स्क्रिप्ट को रखा था। तो फिलिप को उस लड़की को देखकर लगता है कि ये लड़की पक्का इल्सुन है, उसने अपनी बात मनवाने का ये तरीका अपनाया है और उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके मेरे घर आ गई और मुझे बचाने का नाटक किया। तो यंगमान कहता है ये इल्सुन नहीं है, इल्सुन के हाथ में चोट लगी है पर इस लड़की के हाथ में चोट नहीं लगी है, मतलब ये इल्सुन नहीं है। तो फिलिप ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने खुद इल्सुन के हाथ में चोट देखी थी। तो फिलिप ये सोच कर पगला रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और वो उससे चाहती क्या है। इधर यूना जैसे ही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का नाम सुनती है तो वो चौंक जाती है और उसे देखकर लगता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर जानती है इस बारे में। इधर इल्सुन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है और उसकी स्क्रिप्ट रियल कैसे हो रही है। अगले दिन यंगमान फिलिप को चैरिटी शो में जाने को कहता है पर फिलिप का जाने का मन बिल्कुल नहीं होता। तो यंगमान कहता है आपके हाथ से पहले ही बहुत सारे प्रोजेक्ट जा चुके हैं, इसलिए आपको अभी अपनी इमेज पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग आपको फिर से जानने लगे। तो फिलिप को यंगमान की बात सही लगती है और वो चैरिटी शो में चला जाता है। इधर इल्सुन सोई हुई होती है कि तभी वहाँ पर कुछ जादुई शक्ति इल्सुन के फोन पर मैसेज भेजती है और वो मैसेज में उसी होटल का होता है जिस होटल में फिलिप चैरिटी शो करने गया होता है। तो इल्सुन उस मैसेज को देखकर शॉक्ड हो जाती है और लीसेंग को कॉल करके कहती है युन योंग जिंदा है। तो लीसेंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि युन योंग जिंदा है। तो इल्सुन कहती है क्योंकि उसने मुझे अभी मैसेज भेजा। तो लीसेंग कहता है क्या उसने अपने नंबर से तुम्हें मैसेज भेजा। तो इल्सुन कहती है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये युन योंग ने ही भेजा है, इसलिए मैं जा रही हूँ उस होटल में युन योंग का पता लगाने के लिए। तो लीसेंग कहता है ठीक है तुम भी उस होटल में पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। आगे फिलिप चैरिटी शो में बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर कांगते आता है और कहता है हमें इस होटल में नहीं आना चाहिए था, ये होटल बहुत ही मनहूस है। तो फिलिप कहता है तुम क्या कह रहे हो। तो कांगते उसे कुछ भी नहीं बताता कि तभी फिलिप को वहाँ पर युन योंग की आत्मा दिखती है और वो कांगते को भी दिखाता है पर कांगते को युन योंग की आत्मा नहीं दिखती। तो फिलिप ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे वहाँ की सारी लाइटें कट जाती है और कुछ देर बाद लाइट वापस भी आ जाती है। तो फिलिप को फिर से युन योंग दिखती है। तो फिलिप युन योंग का पीछा करता है कि तभी उसी होटल में इल्सुन भी आ जाती है और इल्सुन भी युन योंग को देख लेती है और वो भी उसका पीछा करती है। आगे इल्सुन युन योंग का पीछा कर रही होती है कि तभी रास्ते में वो यूना से टकरा जाती है। तो इल्सुन यूना से पूछती है क्या तुमने युन योंग को देखा है। तो यूना कहती है मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा, मैं यहाँ पर बहुत देर से फोन पर बात कर रही हूँ और मैंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। तो इल्सुन ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि उसने पक्का युन योंग को ही देखा था। कि तभी वहाँ पर लीसेंग आ जाता है और इल्सुन को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर फिलिप युन योंग का पीछा करते करते एक हॉल में पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसे कहीं भी युन योंग नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक बंदा फिलिप के कार के शीशे को चकनाचूर कर देता है और जब ये बात कांगते और यंगमान को पता चलती है तो वो दोनों ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो फिलिप के पीछे पड़ा हुआ है। तो लीसेंग कहता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, युन योंग ने वो मैसेज तुम्हें नहीं भेजा। तो इल्सुन कहती है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये वही होटल है जहाँ पर हम 8 साल पहले रहा करते थे, लेकिन आग लगने की वजह से इस जगह को फिर से रेनोवेट करवाया गया है और इसे नया नाम दिया गया है। तो इल्सुन कहती है मुझे पता है वो मैसेज युन योंग ने ही भेजा है।
तो लीसेंग कहता है मुझे वो मैसेज दिखाओ। तो इल्सुल जैसे ही अपने फोन में उस मैसेज को देखती है तो वो मैसेज गायब हो चुका होता है। तो इल्सुल को समझ में नहीं आता आखिरकार वो मैसेज गायब कैसे हो सकता है। तो लीसेंग को वहाँ पर कुछ शक्तियों का एहसास होता है, पर वो ये बात इल्सुल को नहीं बताता और इल्सुल को शांत करके उसे घर जाने को कहता है। तो इल्सुल घर जाने लगती है। आगे यंग मान फिलिप को कॉल करके बताता है कि आखिरकार उसके कार के साथ क्या हुआ। तो फिलिप ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब किसने किया, जाकर पता लगाओ। तो यंग मान कहता है तुम अभी कहाँ पर हो। तो फिलिप कहता है मैं अभी 5th मंजिले पर हूँ और मैं नीचे आ रहा हूँ। तो यंग मान कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि वो वही जगह है जहाँ पर रायोन की मौत हुई थी और तुम उसी जगह से मरते मरते बचे थे। तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आओ। तो फिलिप कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो यंग मान कहता है मुझे भी ये बात अभी अभी पता चली है। तो फिलिप जैसे ही ये बात सुनता है तो बेचारे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे डर लगने लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर फिलिप की कार की कांच किसी ने तोड़ दी होती है। तो फिलिप यूना और कांगते से पूछता है कि ये काम किसने किया। तो यूना कहती है ये काम रायोन ने किया है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि रायोन अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो देखो उसने गुस्से में तुम्हारी कार की कांच तोड़ दी। कि तभी फिलिप को रायोन का मैसेज आता है और रायोन फिलिप को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जब फिलिप उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रायोन ने बहुत अच्छी डेट प्रिपेयर की है। तो फिलिप का ये देखकर दिमाग खोल जाता है और रायोन को बाहर आने को कहता है, पर रायोन बाहर नहीं आती। तो फिलिप उसे हर जगह ढूंढने लगता है कि तभी कोई आदमी फिलिप को बेहोश कर देता है। आगे जब फिलिप को होश आता है तो वो अपने आप को आग में फंसा हुआ पाता है और रायोन वहाँ पर गिरी हुई होती है। तो फिलिप बहुत कोशिश करता है उठने की, पर वो नहीं उठ पाता और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे फिलिप को उस जगह से बहुत डर लगने लगता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी उसे रायोन की आत्मा दिखती है और रायोन की आत्मा फिलिप को कहती है तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना भाग लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिलिप रायोन के भूत को देखकर पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ का सारा दरवाजा बंद होता है। तो फिलिप बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। तो फिलिप कहता है क्या सच में मेरा भाग्य खराब हो गया है जो मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो फिलिप फिर भी हिम्मत नहीं हारता और सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ बारिश भी होने लगती है, जिस वजह से फिलिप को चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर ऊपर तक चढ़ ही जाता है। कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है तो फिलिप उससे हेल्प मांगता है, पर वो बंदा फिलिप की हेल्प करने के बजाय उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है। आखिरकार ये बंदा कौन है वो आपको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा और ये क्यों फिलिप के जान के पीछे पड़ा हुआ है वो भी आपको आगे पता चलेगा। आगे फिलिप ऊपर से गिर ही रहा होता है कि तभी वो इल्सुन की गाड़ी में जाकर गिर जाता है, क्योंकि इल्सुन भी तभी वहीं पर होती है और वो अपनी गाड़ी से घर जा रही होती है। तो फिलिप जैसे इल्सुन को देखता है तो वो कहता है मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहता और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। आगे जब फिलिप को होश आता है तो वो अपने आप को उसी ट्रक में पाता है। तो बेचारा उस ट्रक से किसी तरह निकलता है, क्योंकि उससे बहुत चोट लगी हुई होती है ऊपर से नीचे गिरने में। कि तभी फिलिप को डिटेक्टिव का कॉल आता है और डिटेक्टिव बताता है कि मुझे पता चल गया है कि उस रात तुम्हें किसने बचाया था। तो फिलिप कहता है तो बताओ उस रात मुझे किसने बचाया था। तो वो डिटेक्टिव कहता है तुम्हें उस रात इल्सुल ने बचाया था। तो फिलिप जैसे ये सब सुनता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है और कहता है अगर मुझे बचाने के लिए किसी को भेजना ही था तो किसी और को भेज देते, इस लड़की को क्यों भेजा भगवान। और फिलिप इल्सुल के पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। तो इल्सुल कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो फिलिप जबरदस्ती इल्सुल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो इल्सुल को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है और वो फिलिप का हाथ पकड़कर मोचार देती है, जिससे बेचारे का हाथ पूरी तरह उखड़ जाता है। आगे इल्सुल फिलिप को अपने घर लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। तो फिलिप कहता है तुम्हें पता भी है हड्डियाँ कैसे जोड़ते हैं जो तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो, किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो इल्सुल कहती है डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाता है, मैंने कराटे सीखा है इसलिए मुझे पता है कि ऐसे हड्डियों को कैसे जोड़ा जाता है। और इल्सुल फिलिप के बॉडी के सारे उर्जे पुर्जे को ठीक कर देती है, लेकिन इस चक्कर में बेचारा फिलिप बेहोश हो जाता है। इधर कांगते, यंगमान और यूना फिलिप के लिए टेंशन में होते हैं, क्योंकि फिलिप अभी तक घर नहीं आया हुआ होता है। तो यंगमान कहता है हमें उस ज्योतिषी की बात मान लेनी चाहिए थी, अगर हमने उसकी बात मान ली होती तो आज फिलिप के साथ ये सब नहीं होता। तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम दोनों ज्योतिषी के पास गए थे। दूसरी तरफ इल्सुल एक घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 3 पढ़ रही होती है, तो उसमें वही सारी बातें लिखी होती है जो उसके साथ आज घटी हुई होती है। तो इल्सुल ये सब सोच सोच कर ही पगला रही होती है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, और इसी चक्कर में वो सो भी जाती है। कि तभी वहाँ पर कुछ जादुई शक्तियाँ आती है और लैपटॉप में अपने आप कुछ लिखने लगती है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इधर
फिलिप को सपने में रायन का सपना आता है और रायन उसे अपने पास बुलाती है। अगले दिन कांगते और यंगमान एक ओझा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लोग फिलिप की कुंडली दिखाते हैं। तो वो ओझा कहती है, तुमने उस लड़के का जानबूझकर ब्रेकअप करवाया था ना, इसलिए वो आत्मा तुम्हारे पीछे भी है और वो तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद कर देगी। अगर तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो तो उस लड़के की जल्द से जल्द उस लड़की से शादी करवा दो, क्योंकि वही लड़की है जो उस लड़के को बचा सकती है। तो कांगते कहता है, लेकिन हम उस लड़की को ढूंढेंगे कहाँ? तो वो ओझा कांगते को उस लड़की का एड्रेस बताती है और कहती है, जाओ यहाँ पर तुम्हें ये लड़की मिल जाएगी और इस लड़की से उस लड़के की शादी करवा ही देना, वरना अगर इस लड़के की शादी उस लड़की से नहीं हुई तो इस लड़के का मरना तय है। तो कांगते और यंगमान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उस ओझा के बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं और उन लोगों को उस लड़की का घर भी मिल जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इल्सुन होती है। अगली सुबह जब फिलिप उठता है तो वो अपने आप को इल्सुन के घर में पाता है। तो फिलिप इल्सुन को सोया हुआ देखकर वो उसके पास जाता है और उसकी स्क्रिप्ट लेने की कोशिश करता है, पर इल्सुन की नींद खुल जाती है और वो फिलिप का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो फिलिप कहता है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ। तो इल्सुन कहती है, क्या तुम ये ड्रामा करोगे? तो फिलिप कहता है, नहीं। तो इल्सुन कहती है, जब तुम ये ड्रामा ही नहीं करोगे तो तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? और इल्सुन उसके हाथ से स्क्रिप्ट छीनने लगती है। तो फिलिप भी उसके हाथ से छीनने लगता है और इसी खींचातानी में फिलिप की नजर इल्सुन के हाथ पर पड़ती है, जिसके हाथ पर बहुत चोट लगी हुई होती है। तो फिलिप को याद आता है कि उसकी वजह से इल्सुन को इतनी चोट लगी है। आगे फिलिप इल्सुन का ट्रीटमेंट करता है और कहता है, जब स्क्रिप्ट तुम्हारा बच्चा है तो तुमने अपने बच्चे को ऐसे कैसे किसी को दे दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि युनयोंग कैसी लड़की है? फिर तुमने उसे अपना स्क्रिप्ट क्यों दे दिया? तो इल्सुन कहती है, वो कैसे पेरेंट्स होते होंगे जो अपने बच्चे को किसी और को दे देते हैं। तो फिलिप कहता है, उनकी शायद कोई मजबूरी होती होगी, इसलिए वो अपने बच्चे को किसी और को दे देते हैं। वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस दिन लैंडस्लाइड में तुमने मेरी जान बचाई थी? तो इल्सुन कहती है, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और बताकर भी क्या फायदा होता, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम ये ड्रामा तो नहीं करोगे ना? और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे एहसान के बदले एहसान दो। आगे फिलिप इल्सुन को कहता है, तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस ड्रामे को खरीद लूंगा और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, जिससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास पैसों की बहुत कमी है। तो इल्सुन कहती है, तुम सच में इसे खरीदोगे और इसे खरीद कर क्या करोगे? तो फिलिप कहता है, वैसे तो ये ड्रामा कोई भी देखने वाला नहीं है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बनने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए मैं इस ड्रामे को कचरे में फेंक दूंगा, लेकिन मैं इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो इल्सुन को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसकी मेहनत को कचरे के डब्बे में फेंक देगा। तो इल्सुन कहती है, मैं कभी भी तुम्हें ये ड्रामा नहीं बेचूंगी और मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि ये ड्रामा हिट होता है, और तुम क्या इस ड्रामे को रिजेक्ट करोगे? मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। मैं इस ड्रामे के लिए कोई और मेन लीड खोज लूंगी और उसके साथ में ये ड्रामा करूंगी और तुम्हें हिट करके दिखाऊंगी, इसलिए आइंदा से मुझे अपनी शकल मत दिखाना। और ये कहकर इल्सुन वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप अपने घर पहुँचता है और कांगते और यंगमान को पूरी स्टोरी बताता है। तो कांगते कहता है, तुम्हारा भाग्य सच में खराब हो गया है और तुम्हारे भाग्य को ठीक करने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी, और शादी ही एक उपाय है तुम्हारे भाग्य को ठीक करने का, इसलिए तुम इल्सुन से शादी कर लो, तभी तुम जिंदा रह पाओगे। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं शादी नहीं करूंगा और तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो तुम लोग तांत्रिक और ओझा की बातों पर भरोसा कर रहे हो। मेरा लक सही है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, और इन सब बातों में ज्यादा ध्यान देने के बजाय जाकर उस बंदे को पकड़ो जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो कांगते कहता है, मैंने पूरी जांच पड़ताल की है लेकिन हमें उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया है। उस बंदे ने ये काम इतनी चालाकी से की है कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो फिलिप कहता है, आखिरकार वो बंदा है कौन जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? आगे कांगते कहता है, क्या तुम भूल गए रिसेंटली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो तुम मर जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तुम्हें पता है ना, तुम हमारी कंपनी की शान हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मिस ओ से शादी करनी ही होगी। तो फिलिप उन लोगों की बातों में आ जाता है। तो यंगमान कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इल्सुन इतनी आसानी से मान जाएगी? इसने जो भी इल्सुन के साथ किया है वो इसकी शकल भी देखना नहीं चाहेगी। तो फिलिप कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई कोई कच्चा खिलाड़ी है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं उसे कैसे मनाता हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर मना कर रहूंगा। इधर इल्सुन जब अपना लैपटॉप खोलती है तो वो देखती है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो इल्सुन को याद आता है कि उसने तो कुछ भी नहीं लिखा, फिर ये किसने लिखा?
कि तभी इल्सुल को फिलिप कॉल आता है और वो कहता है कि मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज इल्सुल मुझे बचाओ। तो इल्सुल जैसे ये सुनती है तो वो डर जाती है कि तभी उसे लीसेंग का भी कॉल आ जाता है। तो इल्सुल लीसेंग को बताती है कि मैं फिलिप के घर जा रही हूँ, मैं वहाँ से आकर तुमसे बात करूंगी। आगे इल्सुल जब फिलिप के घर जाती है तो वो देखती है कि फिलिप बिल्कुल ठीक है। तो इल्सुल कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुसीबत में हो। तो फिलिप कहता है अगर मैं तुम्हें इस तरह नहीं बुलाता तो क्या तुम आती। तो इल्सुल कहती है नहीं। तो फिलिप कहता देखा इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह बुलाया है। आगे फिलिप इल्सुल के साथ फ्लर्ट करने लगता है ताकि इल्सुल फिलिप के चार्म में फंस जाए और वो उसे अपने ड्रामा का स्क्रिप्ट दिखा दे और इल्सुल को अपने ड्रामा का पार्ट 3 का स्क्रिप्ट दिखाने को कहता है। पर इल्सुल मना कर देती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं दिखाऊंगी। आगे लीसेंग उस पेड़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो वो 2 बूढ़े आदमी से पूछता है उस पेड़ की स्टोरी। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ज्यादातर सेब के पेड़ अमीरों के घर में लगे होते हैं। एक अमीर परिवार की एक बेटी थी जो हमेशा बीमार रहती थी। तो उसके पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का हर जगह इलाज करवाया पर कहीं से भी कुछ भी नहीं हो पाया और उल्टा उनकी बेटी की तबीयत और खराब होने लगी। तो उसके पिता को एक आदमी ने एक ओझा के बारे में बताया। तो उसके पिता उस ओझा के पास गए और अपनी बेटी की सारी प्रॉब्लम बताई। तो उस ओझा ने कहा कि तुम्हारे घर के बगीचे में एक सेब का पेड़ है और उसके बगल में एक सूखा पेड़ भी है। तुम्हारी बेटी की तबीयत इसी 2 पेड़ की वजह से खराब हो रही है, तुम उस दोनों पेड़ के बीच में खोदो। तो उस आदमी ने जब उस जगह को खोदा तो उसे पता चला उन दोनों पेड़ों की जड़ें एक है। हरा भरा हुआ पेड़ सूखे पेड़ से उसकी सारी ऊर्जा छीन रहा है। तो उस ओझे ने कहा अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो उस पेड़ की जड़ों को काट दो, तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो पाएगी। तो उस इंसान ने उस पेड़ की जड़ों को काटना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने उस पेड़ की जड़ों को काटा तो उससे खून निकलने लगा। तो वहाँ के सारे लोग खून को देखकर डर गए और उन्होंने पेड़ को काटना छोड़ दिया। लेकिन उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पेड़ की जड़ों को काट डाला और उसे एक पड़ती जगह पर जला डाला, क्योंकि अगर उसने उसे जड़ से खत्म नहीं किया तो भविष्य में फिर से वो उसकी बेटी को परेशान कर सकता है। तो उस लड़की के पिता ने उस पेड़ के जड़ को जला डाला। तो वो ओझा उस लड़की के पिता को कहता है ध्यान रखना कि इस पेड़ की जड़ें फिर से दोबारा ना मिले, अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम्हारी बेटी को कोई भी नहीं बचा सकता। ओझा जैसे ही ये सारी बातें उस लड़की के पिता को कह रहा होता है कि तभी उस जड़ की आग ओझे की आंख में चली जाती है, जिस वजह से वो अंधा हो जाता है। और वो ओझा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसने फिलिप की भविष्यवाणी की होती है एपिसोड नंबर 1 में। और वो अमीर बाप की बेटी कोई और नहीं बल्कि इल्सुन ही होती है। आगे वो पेड़ की जड़ें बिल्कुल नहीं जलती, उल्टा उससे एक पौधा निकल आता है और वो छोटा सा पौधा कोई और पौधा नहीं बल्कि इल्सुन के घर के पास जो लगा हुआ पेड़ होता है वही होता है। और जिस सेब के पेड़ से उस जड़ को हटाया गया होता है वो सेब का पेड़ किसी और के घर में नहीं बल्कि फिलिप के घर में ही होता है और यहीं से इन दोनों की कनेक्शन जुड़ी होती है। आगे लीसेंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या आपको पता है कि उस अमीर परिवार का क्या नाम था और उसकी बेटी अभी कहाँ पर है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे उन लोगों का नाम नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग अभी कहाँ पर हैं। और वो 2 बूढ़ा आदमी ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। तो लीसेंग उस पेड़ को देखने लगता है। आगे फिलिप इल्सुन के करीब जाता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है हमें पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए, तो क्यों ना तुम मुझे अपने ड्रामा का अगला पार्ट दिखा दो। तो इल्सुन भी फिलिप को उसी की चाल में जवाब देती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। और ये कहकर इल्सुल वहाँ से जाने लगती है। तभी फिलिप की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है और वो इल्सुल से पूछता है ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आई, ये लॉकेट मेरा है। तो इल्सुल कहती है ये लॉकेट मेरा है, मैंने इस लॉकेट को बचपन में किसी को उधार दिया था। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इल्सुन फिलिप को वो लॉकेट दे रही होती है और कहती है जब मैं बीमार थी तो मेरे पापा ने मुझे ये लॉकेट दिया था, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे अब इस लॉकेट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम ये लॉकेट पहन लो क्योंकि तुम बीमार हो ना, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझे ये लॉकेट वापस कर देना। तो फिलिप कहता है ठीक है। आगे दोनों जब एक साथ उस लॉकेट को छूते हैं तो फिलिप के घर के सारे शीशे अपने आप टूटने लगते हैं। तो वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी खिड़की के बाहर वही व्हाइट ड्रेस वाली औरत उन दोनों को देखती है और कहती है मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी, और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। इधर इल्सुन और फिलिप घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता आखिरकार ये हो क्या रहा है। लीसेंग भी तभी फिलिप के घर की तरफ से ही जा रहा होता है और वो उस औरत को देख लेता है। तो लीसेंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो औरत वहाँ से चली जाती है।
इधर सारे लोग फिलिप के घर में आ जाते हैं और फिलिप के घर की ऐसी हालत देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिलिप इल्सुन को कहता है ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे बताओ। और फिलिप इल्सुन पर गुस्सा करने लगता है। तो इल्सुन फिलिप से माफी मांगती है और कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो फिलिप इल्सुन की बातों पर ध्यान नहीं देता और खाली उसे डांटता ही रहता है कि तभी वहाँ पर ली सेंग आ जाता है और फिलिप को कहता है क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, क्या तुम नहीं देख सकते उसे कितनी चोट लगी है। और ली सेंग इल्सुन को अपने साथ ले जाने लगता है। तो फिलिप इल्सुन को रोकता है और कहता है तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। तो इल्सुन फिलिप से माफी मांगती है। तो ली सेंग कहता है तुम इससे क्यों माफी मांग रही हो, ये सब इसकी वजह से हुआ है। और ली सेंग इल्सुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फिलिप को ली सेंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है आखिरकार ये होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला। आगे ली सेंग इल्सुन का ट्रीटमेंट करवाता है और फिलिप को खूब बुरा भला कहता है। और उसके बाद ली सेंग इल्सुन को घर छोड़ता है और कहता है जाकर आराम करो, तुम्हें बहुत चोट आई है। तो इल्सुन कहती है ठीक है तुम मेरी चिंता मत करो। तो आगे फिलिप अपने घर की जांच करवाता है कि उसके घर के इतने सारे शीशे एक साथ कैसे टूटे। तो पुलिस पूरी तरह जांच पड़ताल करती है ताकि वो लोग ये पता लगा सके कि आखिरकार ये शीशे टूटे तो टूटे कैसे। पर उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता और ना ही उन्हें ये पता चलता है कि आखिरकार वो शीशे टूटे तो टूटे कैसे। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा इल्सुन के पास जाता है। तो फिलिप इल्सुन के घर जाता है उससे मिलने के लिए। तो वो देखता है कि इल्सुन कहीं पर जा रही होती है। तो फिलिप इल्सुन का पीछा करता है। तो वो देखता है कि इल्सुन अपनी माँ की कब्र पर गई है और अपनी माँ की कब्र पर अपनी दुख भरी कहानी अपनी माँ को सुना रही है और कह रही है माँ मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखती हूँ वो सच हो जाता है और मुझे लगता है कि युन योंग की मौत मेरी वजह से ही हुई है। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मैं खाऊंगी क्या और अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी, लेकिन अगर मैंने लिखा तो शायद किसी और इंसान की मौत हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो इंसान मरे। माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिलिप ये सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी मौत के बारे में इल्सुन बात कर रही है। तो फिलिप ये सोच सोच कर ही पगला रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है कि तभी वो उसी ओझे से टकरा जाता है। तो फिलिप कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ओझा फिलिप को कहता है क्या तुम मुझे देखकर डर गए। तो फिलिप कहता है मेरे साथ अभी इतना कुछ हो रहा है ना, अगर मेरे सामने अभी भूत भी आ जाए तो भी मैं उससे ना डरूं। वैसे दादाजी आपने भविष्यवाणी की थी ना कि मैं मर जाऊंगा, देखो लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तो दादाजी कहते हैं तुम जिंदा हो तो इसका मतलब वो मर रही है। तो फिलिप कहता है आपके कहने का क्या मतलब है। तो दादाजी कहते हैं तुम्हारे हिस्से की सारी चोट उसे लग रही है, अगर तुम नहीं मरोगे तो इसका मतलब वो मर जाएगी। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे फिलिप इल्सुन के घर के बाहर से ही इल्सुन को देखता है। तो वो देखता है कि इल्सुन को काफी चोट लगी हुई है और वो भी उसकी वजह से। तो फिलिप को इल्सुन के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे इल्सुन फिर से गिर जाती है तो फिलिप उसे संभालता है और कहता है तुम हमेशा गिरती पड़ती ही क्यों रहती हो, चलो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें काफी चोट लगी है। तो इल्सुन कहती है मैं इतनी छोटी सी चोट के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती, मैं घर पर ही रहती हूँ। और ये कहकर इल्सुन जाने लगती है। तो फिलिप कहता है तुम्हें पता है तुम्हें इतनी चोट क्यों लगती है, क्योंकि तुम अच्छे से नहीं देख पाती अपनी बालों की वजह से। आगे फिलिप इल्सुन के बालों को कट करता है और कहता है मैं तुम्हारा ये ड्रामा करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इल्सुन कहती है क्या सच में तुम ये ड्रामा करोगे, तो बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो फिलिप कहता है तुम जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखोगी उसे सबसे पहले मुझे पढ़वाओगी ताकि मुझे पता हो कि अगले सीन में मेरे साथ क्या होने वाला है, ताकि मैं इस तरह खुद को प्रिपेयर कर सकूं। और जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी और जैसे ही ये ड्रामा खत्म हो जाएगा वैसे तुम भी फ्री हो जाओगी और मैं भी। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो मैं ये ड्रामा करने के लिए तैयार हूँ। तो इल्सुन फिलिप के डील को मान लेती है। आगे फिलिप डिसाइड कर लेता है कि इल्सुन ने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो उसका रीपे करके रहेगा। अगर इल्सुन इस ड्रामे को करना चाहती है तो वो उसका साथ देगा और इस ड्रामे को करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। आगे पूरी मीडिया में अनाउंस्ड हो जाता है कि एक घोस्ट लव स्टोरी का मेन लीड फिलिप है और अब वो ये ड्रामा करेगा। आगे यूना को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कांगते के पास जाती है और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये ड्रामा फिलिप को कैसे करने दे सकते हो, तुम्हें पता है ना ये ड्रामा उसके पास्ट से रिलेटेड है, अगर फिलिप को कुछ याद आ गया तो हमारा राज बाहर आ जाएगा, हमने जो भी फिलिप के साथ किया था। तो कांगते कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं फिलिप को मना कर दूं, वैसे भी फिलिप के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसके अलावा, अगर फिलिप ये ड्रामा नहीं करेगा तो उसकी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और उसकी इमेज भी, फिर उसे कोई भी नहीं पूछेगा और ना ही कोई उसे अपना नया प्रोजेक्ट देगा
और फिलिप के लिए यही अच्छा है कि वो ये ड्रामा करे और तुम 8 साल पहले वाली बात की टेंशन मत लो। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी तब तक कोई भी फिलिप को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। आगे इल्सुल ली सेंग को अपने स्क्रिप्ट की पूरी सच्चाई बता देती है कि वो जो भी लिखती है वो सब सच हो जाता है। तो ली सेंग इल्सुल को एक आइडिया देता है और कहता है अगर तुम जो भी लिखती हो वो सच हो जाता है तो तुम इस स्टोरी की स्टोरी लाइन चेंज कर सकती हो और अपने मर्जी के मुताबिक स्टोरी लिख सकती हो। अगर तुम इस स्टोरी का रुख ही बदल दो तो शायद कुछ हो सकता है। तो इल्सुल युनयोंग को जिंदा करने के लिए स्टोरी लाइन का रुख ही बदल देती है। आगे फिलिप को बहुत दिनों बाद एक एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है तो फिलिप उस प्रोजेक्ट को करके घर ही जा रहा होता है और यंगमान को कहता है क्या तुमने इल्सुल को कॉल किया, वो अभी कहाँ है मुझे बताओ। तो यंगमान कहता है तुमने कुछ देर पहले भी इल्सुल को कॉल किया था पर उसने तुम्हारे कॉल को कट कर दिया, वो तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रही लेकिन तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। कि तभी सेट पर पुलिस आती है फिलिप से पूछताछ करने के लिए। तो डिटेक्टिव फिलिप को एक लड़की की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो फिलिप कहता है मैंने इस लड़की को आज तक नहीं देखा। तो डिटेक्टिव कहता है ये वही लड़की है जिसने 7 अगस्त को तुम्हें मैसेज भेजा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे मैसेज भेजा था, इस लड़की के साथ क्या हुआ। तो डिटेक्टिव फिलिप को बताते हैं कि इस लड़की की मौत हो चुकी है। उस दिन पहाड़ी पर जिस लड़की की लाश मिली थी वो लाश युनयोंग की नहीं बल्कि इस लड़की की थी। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आगे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि युनयोंग की मौत नहीं हुई है और जिस लड़की की पहाड़ी पर मौत हुई थी वो लड़की युनयोंग नहीं बल्कि कोई और है। तो इल्सुन ये न्यूज सुनकर राहत महसूस करती है। आगे इल्सुन और ली सेंग सेट पर मिलते हैं तो ली सेंग इल्सुन को कहता है तुमने कहानी का रुख ही बदल दिया, अब शायद युनयोंग जिंदा होगी। तो इल्सुन कहती है मैंने तो रुख बदला है लेकिन पता नहीं वो अभी कितना काम करेगा, वो तो हमें आगे पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो ली सेंग कहता है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम युनयोंग को बचाना क्यों चाहती हो, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसने तुम्हारी स्क्रिप्ट भी चोरी कर ली, फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो। तो इल्सुन कहती है मैं चाहे युनयोंग से कितनी भी नफरत कर लूं लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी मरे। मैंने उसे मेहनत करते हुए देखा है लेकिन ये अलग बात है कि वो अब बदल गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी मरे। आगे वो लोग आउटडोर शूटिंग पर जा रहे होते हैं तो इल्सुल बैग के साथ सेट पर आती है। तो ली सेंग कहता है क्या तुम इतना बड़ा बैग लेकर जाओगी शूटिंग पर। तो इल्सुन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं काम के बाद फिलिप के घर जाऊंगी क्योंकि मैं वहीं पर रहने जा रही हूँ जब तक ये ड्रामा नहीं खत्म हो जाता। तो ली सेंग कहता है तुम फिलिप के घर पर क्यों रहोगी। तो इल्सुल कहती है क्योंकि फिलिप ने मेरे सामने एक शर्त रखी है और वो इसी शर्त के कारण वो इस ड्रामा को करने के लिए माना है कि जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे उसके साथ रहना होगा उसके घर में। तो ली सेंग जैसे ये सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, एक लड़का और एक लड़की एक घर में कैसे रह सकते हैं। तो इल्सुल कहती है मैं वहाँ पर अकेली थोड़ी रहूंगी, वहाँ पर फिलिप का असिस्टेंट भी तो रहता है। तो ली सेंग कहता है तुम 2 लड़कों के बीच में रहोगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम फिलिप के घर में रहने नहीं जाओगी समझी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो इल्सुल कहता है अगर मैं नहीं गई तो वो ड्रामा करने से मना कर देगा। तो ली सेंग कहता है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम सीधा घर जाओ। और उसके बाद ली सेंग सीधा फिलिप के घर जाता है उसकी वाट लगाने के लिए और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इल्सुल को अपने घर पर रखोगे, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इल्सुल तुम्हारे घर पर नहीं रहेगी और वो भी तुम्हारे साथ अकेले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फिलिप कहता है तुम्हारे कहने और करने से क्या होता है, इल्सुल मेरे साथ ही रहेगी और मेरे इस घर में समझे। तो ली सेंग को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम इल्सुल को इस घर में रखोगे, पहले अपने रहने का ठिकाना तो ढूंढ लो फिर इल्सुल को अपने पास रखना। तो फिलिप कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ली सेंग कहता है तुम जिस घर में रह रहे हो ये घर मेरा है और तुम मेरे किराएदार। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास बात पर भरोसा कर लूंगा। तो ली सेंग फिलिप को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाता है और कहता है ये घर मेरा है इसलिए इस घर से दफा हो जाओ। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर ही शॉक्ड हो जाता है। आगे ली सेंग इल्सुन से मिलने आता है और उसे कहता है मैंने फिलिप से बात कर ली है इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इल्सुन ये सुनकर खुश हो जाती है और ली सेंग को अपने घर ले जाती है कि तभी ली सेंग की नजर उसी आत्मा पर पड़ती है। तो ली सेंग इल्सुन से पूछता है उस घर में कौन रहता है। तो इल्सुन कहती है उस घर में कोई नहीं रहता, पहले उस घर में एक औरत रहती थी पर उसकी मौत हो गई। तो ली सेंग जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उस आत्मा को देखने लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जा
जाती है। जब ली सेंग इल्सुन के घर पर किराए में रहता था और उसके माँ पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे और रात को लेट आते थे, तो ली सेंग इल्सुन के पास ही जाकर सो जाता था क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लगता था। तो इल्सुन भी ली सेंग को अपने पास ही सुला लेती थी। तो इल्सुन ली सेंग को कहती है, तुम्हें अकेले सोने में डर क्यों लगता है, तुम तो अब बड़े हो गए हो। तो ली सेंग कहता है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ। तो इल्सुन कहती है, तुम्हें क्या दिखता है जो तुम डर जाते हो। तो ली सेंग कहता है, क्या तुमने कभी भूत देखा है, मुझे इस घर में बहुत सारे भूत दिखते हैं। तो इल्सुन ली सेंग की बातें सुनकर डर जाती है पर कोई रिप्लाई नहीं करती और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे ली सेंग इल्सुन से पूछता है, क्या तुमने कभी भूत देखा है। तो इल्सुन ये सुनकर हैरान होती है और कहती है, नहीं, लेकिन मैंने एक बच्चे को जरूर देखा है जो हमेशा भूत की ही बातें करता था। मेरे घर में एक किराएदार रहते थे और उस बच्चे के माता पिता हमेशा काम के लिए बाहर ही जाते रहते थे और वो हमेशा अकेला हो जाता था। तो वो हमेशा मेरे पास आकर सो जाता था और वो हमेशा भूत की ही बातें करता था और मुझे वो इन्हीं बातों से खूब पकाता था। पता नहीं अब वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। तो ली सेंग इल्सुन को बताने ही वाला होता है कि वो बच्चा वही है कि तभी उधर से फिलिप आ जाता है और बाहर से उन दोनों को खूब चिल्लाता है। तो वो दोनों खिड़की से फिलिप को देखते हैं। तो फिलिप ली सेंग को कहता है, आज से ये प्रॉपर्टी मेरी है और आज से मैं यहीं रहूंगा और इल्सुन मेरी किराएदार है। तो ली सेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने तो इल्सुन और फिलिप को अलग रखने के लिए उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब फिलिप ने इल्सुन का ही घर खरीद लिया है। अब तो फिलिप इल्सुन के साथ ही रहेगा। तो बेचारे ली सेंग के प्लान का तो भरता बन जाता है। आगे फिलिप इल्सुन के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट को ठीक करवाता है और कहता है, यहाँ पे मैं बहुत सारी टाइल्स लगवाऊंगा। तो इल्सुन कहती है, ये घर 20 साल पुराना है, अगर तुमने यहाँ पर काम करवाया तो ये बिल्डिंग ढह जाएगी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तो फिलिप कहता है, मैं जिस आलीशान जगह पर रहता था उस जगह को किसी और ने हथिया लिया है। तो इल्सुन कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिलिप इल्सुन को बताने ही वाला होता है कि ली सेंग ने उससे उसका घर छीन लिया है कि तभी ली सेंग बीच में बात काट देता है और इल्सुन को कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। और ली सेंग फिलिप को उस घर से जाने को कहता है। तो फिलिप कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। तो इल्सुन कहती है, तुम्हें जो करना है करो, यहाँ रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। और ये कहकर इल्सुन वहाँ से चली जाती है। तो ली सेंग फिलिप को कहता है, तुमने अब ये घटिया हरकत अपनाई है इल्सुन के पास रहने की, है ना। तो फिलिप कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इल्सुन का पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा, समझे। कि तभी वो फ्लोर टूट जाता है और बेचारा फिलिप फ्लोर के बीच में फंस जाता है और उस फ्लोर के नीचे इल्सुन रहती है। तो इल्सुन कहती है, अब तो ये फ्लोर भी टूट गया है, अब तो तुम अपने घर चले जाओ। तो फिलिप कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो इल्सुन फिलिप की हेल्प नहीं करती। तो फिलिप ली सेंग को बाहर निकालने को कहता है पर ली सेंग उसे बाहर नहीं निकालता, उल्टा उसका मजाक बनाता है। तो बेचारा फिलिप नीचे गिर जाता है इल्सुन के बेड पर और वहाँ जाकर भी अपनी हीरोगिरी दिखाता है। तो इल्सुन को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है। आगे फिलिप उसी घर में रहता है और ऊपर से इल्सुन को लिखते हुए देखता है और कहता है, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। तो इल्सुन कहती है, मेरी माँ मेरे पास ही है, वो अलग बात है कि उनका शरीर मेरे पास नहीं है पर उनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो फिलिप कहता है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को छोड़ देती हैं, वैसे तुम्हें ये मेडल कब मिला। तो इल्सुन कहती है, मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ बुरा ही हुआ है, लेकिन 2012 में पहली बार मुझे ये मेडल मिला था और तब मेरी माँ भी मेरे साथ थी और वो साल मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा साल था। तो फिलिप कहता है, उस साल मेरे पापा मर गए थे, हमारे साथ ना एक चीज कॉमन है, जिस साल तुम खुश थी उस साल मैं दुखी था, जैसे हमारा अपोजिट रिएक्शन हो। तो इल्सुन फिलिप को कहती है, तुमने कहा था कि वो लॉकेट तुम्हारा है, तो तुम्हारे पास वो लॉकेट कैसे आया। तो फिलिप इल्सुन को झूठ बोलता है कि वो लॉकेट उसका नहीं है, उसे तो किसी और ने वो लॉकेट गिफ्ट किया था। तो इल्सुन फिलिप की बात पर भरोसा कर लेती है। तो फिलिप कहता है, वैसे तुम्हारे सर पर जलने का निशान है, वो निशान तुम्हारे सर पर कैसे आया। तो इल्सुन फिलिप की बातों का जवाब नहीं देती और कहती है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं इसलिए चुपचाप सो जाओ। तो फिलिप कहता है, मुझे ऐसे नींद नहीं आती, तुम मुझसे बातें करते रहो, मुझे नींद आ जाएगी और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तो इल्सुन कहती है, क्या। तो फिलिप कहता है, तुमने राइटर बनने का कैसे सोचा। तो इल्सुन कहती है, जब मेरे पापा का बिजनेस ठप हो गया था और मेरे पापा काम पर जाते थे और मैं उनका बाहर ही वेट करती थी, तो तब मेरे पास यही कॉपी और कलम रहता था और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक राइटर बनूंगी। वैसे तुम बताओ, तुमने एक्टर बनना चूज क्यों किया। तो फिलिप इल्सुन की बातों का जवाब नहीं देता। तो इल्सुन को लगता है कि फिलिप शायद सो गया है, पर फिलिप सोता नहीं, बस उसे इस बात का जवाब नहीं देना होता है कि तभी फिलिप अपनी पास्ट की बातों को याद करता है जब फिलिप अपनी माँ से मिलने
खेलने गया होता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की एक और बेटी है और उसकी माँ उस बेटी के साथ बहुत खुश है। तो फिलिप का ये सब देखकर दिल ही टूट जाता है और उसी दिन से फिलिप डिसाइड कर लेता है कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां से उसकी माँ सिर्फ उसे देख सके, ना ही उसे छू सके और ना ही उसके पास जा सके। पर यहाँ की स्टोरी थोड़ी सी उल्टी होती है क्योंकि फिलिप को गलतफहमी हो जाती है कि उसकी माँ की दूसरी बेटी है, पर उसकी माँ की कोई बेटी नहीं रहती और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इल्सुन रहती है, जो फिलिप की माँ को माँ बुलाती है और फिलिप की माँ उसका ख्याल रखती है। और फिलिप की माँ इल्सुल का ख्याल क्यों रखती है वो आपको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे इल्सुल के ड्रामा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि तभी कुछ जादुई शक्तियाँ उस दिन की घटना याद दिलाती है जिस दिन इल्सुन ने एक लड़की की जान बचाई थी एक गुंडे से। तो इल्सुल ये याद करके हैरान हो जाती है और कहती है मुझे उस दिन की घटना क्यों याद आ रही है आज। कि तभी वहाँ पर वही बंदा उसके सामने से गुजरता है तो इल्सुन को उस बंदे पर डाउट होता है कि तभी वहाँ पर ली सेंग आ जाता है और कहता है आज तुम्हें पूरी मीडिया के सामने अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तो इल्सुल कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है तो इल्सुल का मन बहुत ही विचलित रहता है कि तभी उसके हाथ में अपने आप कुछ लिखने लगता है। तो इल्सुल जैसे उसे पढ़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें ये लिखा होता है फिलिप आज पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस करने वाला है कि वो यूना से शादी करने वाला है। और जैसे ही फिलिप ये अनाउंस करेगा कि तभी एक बंदा उसे गोली मार देगा। तो इल्सुल ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो सारे मीडिया वाले इल्सुल के ऐसे बिहेवियर को देखकर परेशान होते हैं। तो फिलिप बात को संभाल लेता है और कहता है ये पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है इसलिए थोड़ी सी घबराई हुई है। तो इधर ली सेंग इल्सुन से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो। तो इल्सुन ली सेंग को अपना हाथ दिखाती है तो ली सेंग भी इल्सुन के हाथ को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे फिलिप पूरी मीडिया के सामने अनाउंस ही करने वाला होता है कि वो यूना से शादी करने वाला है कि तभी इल्सुन देखती है कि एक बंदा फिलिप की तरफ बंदूक ताने हुआ है। तो इल्सुन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देती है कि फिलिप जिससे शादी करने वाला है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो है। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और यूना के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो रिपोर्टर्स को इल्सुल की बातों पर यकीन नहीं होता तो इल्सुल पूरे मीडिया के सामने फिलिप को किस कर लेती है। तो बेचारे फिलिप की तो ये देखकर आंखें फटी की फटी ही रह जाती है और बेचारी यूना ये सब देखकर जल के भुन जाती है। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।